थर्सडे को मैंने मैंटेन के कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे। मीडियम क्वेश्चंस थे, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। मीडियम क्वेश्चंस ही हम लोग इस समय थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स में बहुत टफ क्वेश्चन आप लोगों को समझने में थोड़ा टाइम भी लगता है और आपका इंटरेस्ट भी हम देखते हैं कि कम हो जाता है। तो अभी हम बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस को डिस्कस ना करते हुए कुछ मीडियम क्वेश्चंस जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज भी हम थोड़े से क्वेश्चंस आपको बताएंगे, मैग्नेटिज्म टॉपिक के ही बताएंगे, और हो सकता है लास्ट में आज कुछ क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के भी डिस्कस करने का टाइम मिल जाए तो वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको न्यूज़फीड के ग्रुप में मिल जाएंगे और सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जब आप न्यूज़फीड के ग्रुप में ऐड तो होंगे ही, तो उसमें आपको मैग्नेटिज्म पार्ट 2 करके आज के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 2 करके। परसों जो हमने कराए थे वो मैग्नेटिज्म पार्ट 1 के नाम से थे, और आज जो हम कराने जा रहे हैं वो मैग्नेटिज्म पार्ट 2 के नाम से होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हर टॉपिक में आप ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखते जाइएगा, और यहाँ पे हम उनको सॉल्व भी करते जाएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, अब स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम अभी वेस्ट हो रहा है आज। तो एक चार्ज पार्टिकल क्यू है जिसका मास m है और वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r है मान लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है कि इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन करने की वजह से जो करंट बनेगा और उस करंट की वजह से इस पाथ का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, और इन दोनों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमको करंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। करंट का फॉर्मूला तुम सभी लोगों को पता होगा, Q इंटू एफ, और एफ की जगह पर ओमेगा बाई 2 पाई। करंट कैलकुलेट हो जाने के बाद हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला पता है ना, NI है। ठीक है, पहले भी आपसे कह चुके हैं कि फॉर्मूले जरूर देख लो। नीट के 45 क्वेश्चन में से यकीन मानिए लगभग सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस होते हैं। किसी क्वेश्चन में एक फॉर्मूला, किसी क्वेश्चन में एक फॉर्मूले के बाद एक और फॉर्मूला लगता है। नीट में ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूरा प्रोसेस से सॉल्व करके कैलकुलेट करने होंगे, ऐसा नहीं होता है। फॉर्मूले का बहुत महत्व है नीट में, फॉर्मूले का बहुत महत्व है जेई मेंस का पेपर देते वक्त, इसलिए फॉर्मूलों को इग्नोर मत करिए, फॉर्मूले जरूर तैयार करिए। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स को हमने 1 ले लिया, और ये Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, और एरिया पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल करने के बाद Q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2 आ गया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, नाउ एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें, MVR। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम बहुत पहले आपने पढ़ा होगा, MVR। ठीक है, V इज इक्वल टू R ओमेगा इंटू R, इस प्रकार से M ओमेगा R स्क्वायर।
आपको पता चल रहा होगा ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन मान लो हम डिस्कस ना भी करते तो शायद आप इसको निकाल लेते, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे जो आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन चलिए हम करा देते हैं तो आपको एक बार थोड़ा ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये हमने ये जो अभी क्लासेस बंद हुई हैं उसके पहले हमने ये क्वेश्चन देखे हैं, कभी हमने करे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग m और j का रेशियो कैलकुलेट करें तो q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2 एंड बाई m ओमेगा r स्क्वायर। तो आप देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया और रिजल्ट आ गया q बाई 2m m बाई j इज इक्वल टू q बाई 2m। और सच बात तो ये है कि हम पढ़ाते वक्त हमेशा ये कहते हैं कि m बाई j का ये फिक्स फार्मूला होता है। तो अगर कभी भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे तो उसकी वजह से जो m बनेगा और उसकी वजह से जो j बनेगा उनका रेशियो हमेशा q बाई 2m ही होता है। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम में ये डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करना है तुमको, हो सकता है ये प्रोसेस तब करना पड़ेगा जब ये पता नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी सलाह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वजह से जो कैपिटल M और J बनता है उसका रेशियो हमेशा Q बाई 2M होता है। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर जल्दी से अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन है कि एक मैग्नेटिक फील्ड किसी स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप है। करंट कैरिंग लूप यानी इसमें करंट फ्लो हो रहा है। चलिए भाई ये करंट मान लिया फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस लूप पर एक फोर्स F1, इस सेगमेंट पर एक फोर्स F2 और इस सेगमेंट पर एक फोर्स F3 बताया गया है। क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है और उसमें ये फोर्स भी बने हुए हैं। ठीक है, अब चाहे तो रूल से कंफर्म भी कर सकते हैं फोर्सेस के बारे में। फील्ड इनसाइड है और करंट इधर पुश करे, ये इस पर फोर्स इधर होगा, इस पर फोर्स इधर होगा और इस पर फोर्स नीचे होगा। तो क्वेश्चन है कि इस PQ सेगमेंट पर कितना फोर्स होगा, इस सेगमेंट पर कितना फोर्स होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इसलिए इस पर नेट फोर्स 0 होगा। ये बात पता है ना। अगर कोई करंट कैरिंग लूप किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होता है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। इसका मतलब है कि इस ब्रांच का फोर्स इन तीनों फोर्सेस को बैलेंस करेगा। ठीक है, ये जो फोर्स है इस ब्रांच में वो इन तीनों को बैलेंस करेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा जब ये इन तीनों को बैलेंस करेगा। चलिए, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, इधर आएगा। क्यों इधर आएगा, इधर ही क्यों आएगा? क्योंकि F3 F1 से बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि जिस पार्ट की लेंथ ज्यादा होगी उस पर फोर्स भी ज्यादा होगा। ये लेंथ कम है और ये लेंथ ज्यादा है इसलिए इस पर फोर्स भी ज्यादा होगा। फोर्स का फॉर्मूला तो ध्यान है ना, BI_L sin थीटा, याद है ना। तो जिसका L ज्यादा होगा उस पर फोर्स भी ज्यादा होगा। तो F3 और F1 में ये हाई वैल्यू का फोर्स है इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट
इधर जाएगा, और दूसरा सेगमेंट पे लगने वाला फोर्स F2, ये दिखाई पड़ रहा होगा F2, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये और ये F2। तो अब इन सभी का रिजल्टेंट किधर आएगा बताओ, किधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और चौथा फोर्स जो कि F4 है, ये देखो, ये जो फोर्स F4 है वो इस रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा, ये रिजल्टेंट R, यानी कि F4 शुड बी इक्वल टू अंडर रूट F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये फोर्स, ये वाला, ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट जो R होगा वो अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। मान लो कि हम इसको, इस फोर्स को मान लो इसको हम लोग x कहते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखते बताओ, तो हम लोग लिखते F4 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। बताओ लिखते कि ना लिखते, अगर हम ये कहते कि इन दोनों का रिजल्टेंट F3 माइनस F1, और इसको हम लोग मान लो कि हम लोग x कहते, तो ये x और ये F2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसका और इसका रिजल्टेंट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। और ये इसी रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा, ये F4 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट x मतलब F3 माइनस F1, ठीक है ना, का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी सिंपल है, लेकिन ये आपके लिए बड़ा काम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, गौर करिए, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन बताओ। थर्ड क्वेश्चन है, एक वायर में सॉलिड वायर है, इसमें यूनिफॉर्म करंट I फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस A क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस A है। तो क्वेश्चन है कि एक्सिस से A/2 डिस्टेंस पर, मतलब यहां पर, और एक्सिस से 2A डिस्टेंस मतलब यहां पर, A/2 डिस्टेंस मतलब यहां पर, और 2A डिस्टेंस, A/2 डिस्टेंस मतलब अंदर, और 2A डिस्टेंस मतलब बाहर। इन दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है और इनका रेशियो भी निकालना है। तो आप लोगों को पता होगा कि बी इन साइड का फॉर्मूला होता है μ0/4π, 2π कर लें, अच्छा, μ0/2π IX/R स्क्वायर, IX/R स्क्वायर। I करंट है, X इनसाइड वाले पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस है, और R रेडियस है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना, और x मतलब a/2, दिस x मीन्स a/2, ठीक है। मीन्स रिजल्ट आया म्यू नॉट I अपॉन एक a से a काटने के बाद 4 पाई a, ठीक है। r मतलब a एंड x मतलब a/2। नाउ बाहर फील्ड अगर निकालनी होती है तो फार्मूला पता है, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस I बाई r means mu naught by 2 pi I and r means 2a, okay, this r means बोलो कितना 2a, r मतलब एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी हमको म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर फील्ड और इस पॉइंट पर फील्ड सेम है, यानी कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों फील्ड्स का रेशियो 1:1 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन माना जाएगा, बशर्ते कि तुम लोगों को एक सॉलिड वायर के अंदर फील्ड और बाहर फील्ड का फॉर्मूला पता हो। सॉलिड वायर के अंदर x दूरी पर फील्ड के फॉर्मूले को देखो, म्यू नॉट बाई 2 पाई, यहां तक तो ठीक है, I करंट ठीक है, x बाई आर स्क्वायर, x क्या है, एक्सिस से डिस्टेंस है, और r क्या है, कैपिटल R क्या है, रेडियस है, ठीक है। इसलिए कैपिटल R मतलब रेडियस a और x मतलब डिस्टेंस a/2। ये फॉर्मूला सिर्फ इनसाइड फील्ड निकालने के लिए है, ठीक है। जबकि बाहर फील्ड निकालने का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, उसमें कभी तुम लोगों से गलती भी नहीं होती होगी। P आउटसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई r, जहां पे ये स्मॉल r है, ध्यान दो, स्मॉल r मतलब एक्सिस से बाहर वाले पॉइंट की दूरी। तो एक्सिस से बाहर वाले पॉइंट की दूरी यहां पर कितनी बोलो, 2a है, ठीक है ना। इसलिए r की जगह पर 2a रखने पर म्यू नॉट I बाई 4 पाई a, जो फील्ड a/2 पे आती है वही फील्ड 2a पे आती है, जो फील्ड अंदर a/2 दूरी पे आती है वही फील्ड बाहर 2a दूरी पे आती है। तो ये भी फिक्स रिजल्ट हो गया कि सॉलिड करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल वायर के अंदर a/2 दूरी पर और बाहर 2a दूरी पर फील्ड का रेशियो हमेशा 1:1 ही होता है। तो ये रिजल्ट मेरे ख्याल आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये सवाल तैयार करो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 13 ओम और जिसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी 100 एम्पियर तक है। ये 100 एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 एम्पियर, ठीक है। 100 एम्पियर से ज्यादा ये मेजर नहीं कर सकता। अब आज हम इससे जो करंट मेजर करना चाहते हैं वो है 750 एम्पियर। इससे हम 750 एम्पियर करंट मेजर करना चाहते हैं। ये कैसे मेजर कर पाएगा? जब ये गैल्वेनोमीटर केवल 100 एम्पियर तक की ही करंट मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा मेजर करने की कोशिश करोगे खराब हो जाएगा। तो 750 एम्पियर की करंट को कैसे मेजर करेगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा।
इसका मतलब है कि हमें इसको ऑल्टर करना पड़ेगा, यानी कि हमको इसको अमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर को हमको अमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और गैल्वेनोमीटर, ये देखो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए, यानी कि इसकी करंट नापने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें उसको अमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमको उसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस शंट लगाना पड़ेगा। ये सब तुम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा है, भले ही याद कम होगा, धुंधला धुंधला याद होगा, लेकिन पढ़ा तुमने खूब है। और एक बार हल्का सा अगर हम बोलते जाएंगे तुमको याद आता जाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए। ये लीजिए साहब, ये बन गया अमीटर। तो हमें इस शंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर आपको ध्यान हो, शंट कैलकुलेट का फॉर्मूला IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। ये शंट की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए भाई, हम पहले भी कह चुके हैं। जो हम किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलते हैं तो हमें उसके पैरेलल में शंट लगाना पड़ता है। और ज्यादातर सवालों में शंट की वैल्यू ही तो निकलवाते हैं। तो शंट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरी फॉर्मूला है, बिल्कुल पता होना चाहिए। ये वो करंट, यहाँ पर वो करंट लिखते हैं जो गैल्वेनोमीटर नाप सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। और यहाँ पर हम वो करंट लिखते हैं जो हमें उससे जो हम नापना चाहते हैं, जो गैल्वेनोमीटर नाप नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर वो करंट लिखते हैं जो गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। और यहाँ पर वो करंट लिखते हैं जो हम उससे मेजर करवाना चाहते हैं, जो वो अकेले मेजर नहीं कर सकता। इसीलिए हमको उसको अमीटर में बदलना पड़ता है। और ऐसा करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाना होता है, जिसको हम लोग शंट भी कहते हैं। तो ये 100 है और ये 750 जो हम नापना चाहते हैं, इंटू 13। तो 100 बाई 650 इंटू 13 मीन्स 100 बाई 50। क्लियर? 100 बाई 50 मतलब 2 ओम। लो रेजिस्टेंस शंट की वैल्यू आ गई 2 ओम। इसको रिवाइज करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक जगह पर हमको एंगल ऑफ डिप मेजर करना था। तो हमने अपने डिप सर्किल को मैग्नेटिक डिप सर्किल को मैग्नेटिक मेरिडियन के ऊपर रख दिया। इस डिप सर्किल में जो डिप नीडल लगी हुई थी वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री डिप हो गई। डिप नीडल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री झुकाव पर आ गई। तो इसका मतलब कि ये रियल एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री हो गया। ये ट्रू एंगल ऑफ डिप है, ये रियल एंगल ऑफ डिप है। इसे रियल एंगल ऑफ डिप इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने अपने डिप सर्किल को बिल्कुल मैग्नेटिक मेरिडियन के ऊपर रखा हुआ है, मैग्नेटिक मेरिडियन पर रखा हुआ है।
या मैग्नेटिक मेरिडियन के बिल्कुल पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है, ये कह रहे हैं। अगर हमको रियल एंगल ऑफ डिप निकालना है तो हमको डिप सर्किल नाम की मशीन को मैग्नेटिक मेरिडियन के बिल्कुल पैरेलल, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन के ठीक ऊपर सेट करना होता है, और ऐसे में इस एंगल को रियल एंगल ऑफ डिप कहते हैं। अब आगे सुनिए। एक महाशय ने गलती कर दी, उनसे कहा गया कि एंगल ऑफ डिप निकालो। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, और उन्होंने गलती ये की कि अपने डिप सर्किल को उन्होंने मैग्नेटिक मेरिडियन पर, अपने डिप सर्किल को, ये डिप सर्किल देखो, को उन्होंने मैग्नेटिक मेरिडियन पर नहीं सेट किया, बल्कि वहां से 30 डिग्री पर रखा। ये एंगल मान लो लैम्डा है, लैम्डा है या अल्फा है, आप जो कहना चाहें। आपको अल्फा कहना है आप अल्फा कह दीजिए, क्योंकि हमने बुकलेट में इस एंगल को हमेशा लैम्डा बोला, तो मेरी ऐसी ही आदत पड़ गई, तो मैं इसको लैम्डा बोल रहा हूं, ठीक है। हम लोग पढ़ाते वक्त ये भी कहते हैं कि ये गलती वाला एंगल है। गलती वाला एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि गलती हो चुकी है। क्या गलती हो चुकी है? अरे भैया गलती हो चुकी है। गलती ये हो चुकी है कि एंगल ऑफ डिप निकालने के लिए डिप सर्किल को मैग्नेटिक मेरिडियन के ऊपर रखना चाहिए, और इन्होंने अपने डिप सर्किल को, यह इसे कहते हैं डिप सर्किल, का कोई फोटो फ्रेम जैसा होता है डिप सर्किल, इन्होंने अपने डिप सर्किल को मैग्नेटिक मेरिडियन पर नहीं बल्कि उससे कुछ एंगल बना के रखा, तो गलती हो गई। तो अब इस समय रॉन्ग एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट करना है। ये देखो, ये डिप निडल, और ये देखिए झुकाव, ये हो गया फाई डैश, ये रॉन्ग एंगल ऑफ डिप है, जबकि ये फाई, ये ट्रू एंगल ऑफ डिप है, ठीक है ना। और ये रॉन्ग यानी एपरेंट एंगल ऑफ डिप है। ये रॉन्ग एंगल ऑफ डिप क्यों है? क्योंकि डिप सर्किल को सही ढंग से नहीं रखा गया, ठीक है। मेरा ख्याल है कि इतना समझ में आता होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे काम करें भाई। एपरेंट एंगल ऑफ डिप और रियल एंगल ऑफ डिप में रिलेशन, बुकलेट में हमने जहां पर एंगल ऑफ डिप को डिस्कस किया है, लिखा है, समझाया है, वहां पर हमने रॉन्ग और रियल एंगल ऑफ डिप के बीच में रिलेशन बताया है। लैम्डा यहां पर गलती वाला एंगल है, जितने डिग्री की गलती हुई है वो वाला एंगल है। अब तुमको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। cos 30 √3 and √3/2 means 2. Hence phi dash is equal to tan inverse 2. आंसर आ गया। और फिर हम वही बात दोहराएंगे, कहेंगे तुमसे कि ये भी एक आसान सवाल था। हमें तो ये लगता है कि सवाल आसान, सवाल कठिन, ये सब तो जानकारी होने या ना होने का खेल है। जिस चीज के बारे में आपको जानकारी है वो सवाल तुम लोगों को आसान लगेगा, लगता ही है। जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है वो कठिन लगेगा, महसूस होगा कि भाई ये कैसे हम कैलकुलेट करें, हम कैसे इसको फाइंड करें, ये तो होता ही है। अब देखिए, ये क्वेश्चन एक फार्मूले पर बेस्ड है, पर फार्मूला पता तो हो, यही खेल है। जितना भी ऑब्जेक्टिव लेवल का पेपर होता है, खासकर नीट या
जेई मेंस, मैं तो इन दोनों की बातें कर रहा हूँ, जिन लोगों को हर चैप्टर में जो भी 8, 10, 12 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर में फॉर्मूले तो बहुत होते हैं, 20-20 फॉर्मूले होते हैं, 25-25 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उनमें से 8 to 10, 11 फॉर्मूले ही ऐसे होते हैं जिससे रिसेंटली क्वेश्चन आते चले आ रहे होते हैं। लोग कहते हैं अनसॉर्ट लगाएं, क्या हो करें। हाँ, अनसॉर्ट लगाइए, अनसॉर्ट लगाइए। 2008 और 9 इसके बाद वाले लगाइए। जब ये लग जाए तो फिर 2005, 6, 7 भी लगा डालो भाई। अनसॉर्ट लगाना तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि अनसॉर्ट में क्वेश्चन बहुत मीडियम होता है, जबकि जो हम लोग क्वेश्चन अपने बुकलेट में कराते हैं वो मीडियम से ऊपर होता है, इसीलिए कि भाई पेपर कैसा आ जाए क्या पता। थोड़ा सा अच्छा पढ़ लोगे तो चीज़ें आसान लगती हैं, बहुत आसान कुछ पढ़ लोगे तो बस फिर वही दायरा बन जाता है, फिर वही मेंटल लेवल वहीं पे अटक जाता है। तो मेंटल लेवल थोड़ा सा तो ऊपर रखना जरूरी होता है। हम लोग पढ़ाते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ें बता दी जाएं, तो जो मीडियम चीज़ें हैं वो थोड़ी आसान लगें, आसान चीज़ें बिल्कुल ही आसान लगें, मीडियम चीज़ें आसान लगें, कठिन चीज़ें मीडियम लगें। बस जिस दिन ये स्ट्रेटजी पे काम कर ले गए तुम लोग, उस दिन समझ लो कि तुम्हारी प्रोग्रेस का रास्ता खुल गया। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था जिसमें पहले अपने डिप सर्किल को सही तरीके से रखा गया, इसलिए ट्रू एंगल ऑफ डिप दिखाई पड़ रहा है। फिर गलती हो गई इनसे, इन्होंने अपने डिप सर्किल को मैग्नेटिक मीडियन पे नहीं सेट किया, बल्कि कुछ घुमा के सेट कर दिया। देखो ये ऐसे सेट करना चाहिए था, इन्होंने ऐसे सेट कर दिया। ये 30 डिग्री जो गलती कर गए, तो इसीलिए लोग कहते हैं गलती वाला एंगल है। तो गलती वाले एंगल पर फिर जो एंगल ऑफ डिप नजर आएगा वो रियल नहीं बल्कि अपरेंट यानी कि रॉन्ग होगा। रॉन्ग मतलब फाइव डैश, रियल मतलब फाइव। फाइव डैश और फाइव का बिल्कुल सिंपल रिलेशन है, टेन फाइव डैश इज इक्वल टू टेन फाइव बाई कॉस लेमडा। फाइव डैश कैलकुलेट करना है, फाइव दिया हुआ था और लेमडा गलती वाला एंगल रख दिया, काम खत्म। ठीक है, इसको तैयार करो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखो तुम लोग, इसमें 3 वोल्ट मीटर्स ए, बी और सी, थ्री वोल्ट मीटर्स ए, बी और सी इस तरीके से अरेंज किए गए। ए का रेजिस्टेंस 4000 ओम, $6,000 ओम एंड 12,000 ओम, इनके रेजिस्टेंसेज हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर इनके बीच पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए, 1000 वोल्ट, 500 वोल्ट, जो भी तुम चाहो, उसकी वैल्यू सवाल में दी नहीं है। तो क्वेश्चन है कि इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग में क्या रिलेशन होगा। रीडिंग का क्या मतलब है? रीडिंग का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस V1 या VA कह दो, चलो VA पोटेंशियल डिफरेंस, VB और पोटेंशियल डिफरेंस VC। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है, तो हमें VA, VB और VC में बताना है कौन कम होगा कौन ज्यादा होगा। एक्चुअली क्या है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बटेगा, कुछ इसको मिलेगा कुछ
इसको मिलेगा, और जितना इसको मिलेगा उतना ही इसको मिलेगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल में है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये तो तय बात है कि VB इक्वल टू VC होगा, क्योंकि पैरेललिटी है। अब थोड़ा सा ये देखना है कि VA इन से ज्यादा होगा कि कम होगा कि बराबर होगा। तो आखिरकार हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करें? तो तरीका ये हो सकता है कि ये हो गया A और ये हो गया B और C, इसका रेजिस्टेंस 4000 ओम और इसका रेजिस्टेंस भी 4000 ओम बन जाएगा। समझ में आ गया होगा 4000 कैसे बन जाएगा? 6000 और 12000 का पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करोगे कि नहीं करोगे तो कितना आ जाएगा? 4000। अब सोचने की बात है कि जब इसका और इसका ओम सेम है तो ये वोल्टेज भी बिल्कुल बराबर बराबर बटेगा, यानी कि हाफ इसको मिल जाएगा और हाफ इसको मिल जाएगा। मान लो कि ये 1000 वोल्ट होता तो 500। मान लो ये 2000 होता तो 1000 इसको मिल जाता, 1000 इसको मिल जाता। क्यों बराबर बराबर मिल जाता बताओ? क्योंकि A का अपना रेजिस्टेंस और B और C के कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बराबर है, 4000 ठीक है ना। तो मान लो कि ये 1000 गिवन होता तो इसको मिलता 500 वोल्ट और इसको भी मिलता 500 वोल्ट, दोनों को 500 वोल्ट मिलते। तो अब इस डायग्राम में आ जाओ, इसे मिलता 500 वोल्ट और इनके कॉम्बिनेशन को मिलता 500 वोल्ट, यानी कि ये भी 500 वोल्ट और ये भी 500 वोल्ट। आसान क्वेश्चन। जो लोग वाकई में सिंपल सर्किट के सवालों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, वो लोग सीरीज और पैरेलल वाला आर्टिकल जरूर पढ़ लें। अगर दो इंस्ट्रूमेंट सीरीज में हो तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस तरीके से बढ़ता है, इसे कितना मिलता है, इसे कितना मिलता है। और पैरेलल में करंट का बंटवारा कैसे होता है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस का विभाजन और पैरेलल में करंट का बंटवारा मतलब विभाजन मतलब डिवीजन किस तरीके से होता है, ये दो रूल जरूर देख लें। अभी हम कुछ इस तरीके के लेक्चर्स बनाएंगे जिसमें हर चैप्टर में हम सिर्फ दो तीन जरूरी बातों को डिस्कस करेंगे। वो ऐसी बातें होंगी जो उस चैप्टर का कोर होंगी। उन बातों के पता होने से एक स्टूडेंट को मजबूती मिलती है, क्योंकि वो ऐसी बातें होंगी जिनमें कंफ्यूजन रहता है और कंफ्यूजन की वजह से छोटे छोटे क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन पे अप्रोच नहीं बन पाती, गलत होने लगते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस जाता है। फिर तो पहले तो अभी हम क्वेश्चन बताएंगे मीडियम करके, और हर क्वेश्चन में जो भी बात बताई जानी चाहिए, जो हम समझते हैं कि आपको सुननी चाहिए, वो हम बोल देंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये बोला, ये पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस का बंटवारा होगा, बंटवारा मतलब डिवीजन होगा, क्योंकि ये एक तरफ है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक तरफ है। तो ये और ये सीरीज में है ना, ये दोनों तो पैरेलल में है, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है BC कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है। तो
ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली तुमको लग रहा है 3 भागों में बटेगा, ये 3 भागों में नहीं बटेगा, ये सिर्फ 2 भागों में बटेगा। एक मिलेगा ए को और दूसरा भाग मिलेगा बी को, और जो बी को मिलेगा वही सी को मिल जाएगा। यानी कि ये जो डेल्टा वी है वो 3 नहीं बल्कि 2 भागों में बटेगा। एक मिलेगा वोल्टमीटर ए को और एक मिलेगा बी को, और जो बी को मिलेगा वही सी को मिलेगा। तो ये डिवीजन सिर्फ 2 है, ए और बी का हो या सी का हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को तैयार कर लो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, तो मतलब इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आप लोगों से इस सेशन के में। एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये तो गया चार्ज, मास m, 2m, 4m। अगर प्रोटॉन के मास को हमने m बोला तो न्यूट्रॉन का मास हो गया 2m और अल्फा पार्टिकल का मास हो गया 4m। तो ऊपर चार्ज लिखे, नीचे मास लिखे हैं, और इनको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर अंदर भेज दिया। इनको हमने एकदम सीधे अंदर भेज दिया और तीनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से भेजा, सेम काइनेटिक एनर्जी से अंदर भेज दिया। तो हमारा क्वेश्चन है किसका पाथ, इनके पास का जो रेडियस होगा वो क्या होगा। इनका पाथ सर्कुलर होगा ना, ऐसे, हाँ, इतना, जैसे इतना हुआ सर्कुलर पाथ ये, तो ये जो सर्कुलर आर्क होगी ना, इसका रेडियस पूछा गया। रेडियस का फॉर्मूला पता है ना सब लोगों को, mv अपॉन क्यूबी, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा p अपॉन क्यूबी, और मोमेंटम को लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी। ये रेडियस के 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, आपको पता है? थर्ड वाला लगाना चाहिए कि नहीं? अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि सेम वेलोसिटी से एंट्री कराई है तो हम फर्स्ट से लगा लेते, सेम मोमेंटम से एंट्री कराते तो हम सेकंड से लगाते। अब बोला गया कि सेम काइनेटिक एनर्जी से एंट्री कराई जा रही तो इसका मतलब हमको थर्ड से लगाना चाहिए। थोड़ा जल्दी करें, टाइम आज ज्यादा लग रहा है। तो थर्ड से हम लोग लगाएंगे, इससे लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले में देखो के तीनों के लिए सेम है, बी सेम है, 2 तो खैर है ये कांस्टेंट है ना, मींस आर प्रोपोर्शनल टू हो गया √m/q। मतलब ये होगा कि प्रोटॉन का पाथ का रेडियस, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के पाथ का रेडियस, लिखते जाओ, √m/q लिखते जाओ जल्दी, √m/e, सही है। और बताओ √2m/e, और बताओ √4m/2e। ठीक है, तो रेशियो है, तो रेशियो में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो कट जाते हैं। ये तो 1 ही हो गया और ये √2 हो गया, और इसको जरा देखो तो 2/2, देखो ना, √4 मतलब 2 हुआ कि नहीं हुआ, 2/2 हो गया। 1:√2:1। जब तुम रोज 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन लगाओगे ना, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने से अच्छा लगता है कि हम लगा रहे हैं। दूसरा ये कि फिजिक्स में खासतौर से क्वेश्चन लगाने से तुम्हारा जो कैलकुलेशन स्किल है वो भी बढ़ता है।
कई दिन क्वेश्चन ना लगाओ तो टेबल नहीं याद रहती है, कुछ कटिंग करनी है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कट करना है तो उसमें भी कुछ समस्या आ जाती है। क्वेश्चन लगाना आपके लिए हमेशा फायदे की बात रहेगी, बिल्कुल तय बात है, क्योंकि आज इन क्वेश्चन को डिस्कस करने में टाइम हो गया है, काफ़ी 40 मिनट्स के आसपास का टाइम हो रहा है, इसलिए अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। 1:2 हो तो गया, ये आ गया आंसर। तो बताइए किसके पाथ का रेडियस कम है, तो तुम कहोगे कि प्रोटॉन के पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर और अल्फा पार्टिकल का बराबर है ना, जबकि ड्यूट्रॉन के पाथ का रेडियस सबसे ज्यादा, क्योंकि ये √2 है, √2 मतलब 1.4, तो किसके पाथ का रेडियस सबसे ज्यादा हुआ, ड्यूट्रॉन का हुआ है ना, जबकि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के पाथ का रेडियस इक्वल होगा। ठीक है, अब इस सेशन में आज हमने इतना डिस्कस कर दिया है। कल एक टेस्ट है, 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 40 क्वेश्चन बायोलॉजी। टेस्ट के टॉपिक वही हैं जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, डी ब्रॉगली आता ही होगा, नहीं आता तो जल्दी से पढ़ डालो किसी किताब से। नोट्स नहीं है मेरे नोट्स नहीं रखे हो तो किसी किताब से जल्दी से पढ़ डालो। 6 क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के होंगे, 4 क्वेश्चन डी ब्रॉगली के होंगे, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के होंगे और 10 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के होंगे। सेमीकंडक्टर होगा लेकिन लॉजिक गेट इस बार शामिल नहीं किया गया है। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म 10 क्वेश्चन और सेमीकंडक्टर 10 क्वेश्चन विदाउट लॉजिक गेट। ठीक है, इतना तैयार करो, फिर हम लोग कल टेस्ट होगा तो कल तो हम मे भी वीडियो ना डालें, या कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, ऐसे तो हम कल वीडियो डाल भी सकते हैं, है ना। टेस्ट होता रहेगा, आप लोग अपना टेस्ट देंगे और हम अपना वीडियो बना लेंगे, तो मतलब उसके बाद हम शाम तक एक वीडियो भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कल का मेन काम टेस्ट है, और अगर हम कल अपना क्वेश्चन वाला वीडियो डालेंगे तो वो टॉपिक होगा सेमीकंडक्टर। हालांकि सेमीकंडक्टर टेस्ट में आ रहा है तो हमें पहले सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन करा देने चाहिए थे, है ना, लेकिन कल क्योंकि हम क्वेश्चन बताने के लिए इस तरह आ नहीं पाए तो कल का मेरा दिन गैप में चला गया। नहीं तो कल आप मैग्नेटिज्म बताते तो आज हम सेमीकंडक्टर बता रहे होते, कल टेस्ट हो जाता। लेकिन तब भी तुम लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई करके, सेमीकंडक्टर का न्यूमेरिकल कभी कठिन नहीं होता। सेमीकंडक्टर में जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वाले न्यूमेरिकल होते हैं जो कठिन माने जाते हैं, पर एक्चुअली वो भी कठिन नहीं होते। केवल 3 सवाल या 4 सवाल हम तुमको बता दें एक दिन, तो तुम कॉमन एमिटर या कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना रखते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाकी कल टेस्ट और कल वीडियो सेमीकंडक्टर का वीडियो कल डालेंगे। ठीक है, ओके।